मित्रों, आप यही सोच रहे हैं ना कि तुम मंथली करंट अफेयर्स वीडियो अगस्त महीने का बना रहे हो और ये क्या बॉल लेके खेल रहे हो। क्योंकि पूरे महीने करंट अफेयर्स के नाम पे बस बॉल बाय बॉल कमेंट्री ही चली है। लेट मी शो यू। ट्रंप 25% टैरिफ लगाएगा। जयशंकर हिट्स आउट एट ट्रंप। 50% टैरिफ शुरू होता है। इंडिया ब्रेसिस फॉर 50% टैरिफ। और इसके बाद बचा तो कि जीएसटी के 4 की जगह 2 स्लैब करेंगे, उसकी बॉल बाय बॉल कमेंट्री। उस पे एडिबल ऑयल इंडस्ट्री का ये बोलना है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री का ये बोलना है, ऑटोमोबाइल वाले तीसरी मांग कर रहा है। और फिर जो कुछ और न्यूज़ बच गया तो ये बिहार के अंदर एसआईआर और वोटर आईडी की कंट्रोवर्सी। तो जब हम करंट अफेयर्स की बात करें उसमें भी इकोनॉमी और इकोनॉमी के परीक्षा लक्षी एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स अगस्त महीने में बहुत कम रहे हैं। इवन आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी बनी उसमें भी रेपो रेट को कोई चेंज नहीं किया, उसके अलावा भी कोई खास उन्होंने बदलाव नहीं किया। तो अगर मैं लिस्ट बनाऊं तो पढ़ाने के लिए 1-1.5 घंटा 50 न्यूज़ आइटम पढ़ा सकते हैं, लेकिन मुश्किल से 5-6-10 चीज़ें ऐसी हैं जिसका कोई एमसीक्यू में पूछने का सेंस बनता है। दूसरी बात, हमारी एग्ज़ाम कल सुबह नहीं है, इस साल भी नहीं है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम यूपीएससी प्रीलिम्स अगले साल मई महीने में है। उसके पहले आप देखना ये ट्रम्प का जितना टैरिफ वॉर है उसमें कुछ ना कुछ नया चेंज आ गया होगा। आज 3 सितंबर है, मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। आज ही जीएसटी काउंसिल की मीटिंग भी हो रही है, तो रेट चेंजेस के कुछ न्यूज़ आएंगे जो अभी मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उसके बाद भी आप देखना दिवाली तक उसमें और भी प्लस माइनस बहुत फाइन ट्यूनिंग चलेगा और अगले साल फरवरी तक पहुंचेंगे, तब बजट इकोनॉमिक सर्वे आएगा, बात कुछ और नई हो गई होगी। अगस्त महीने में सरकार ने संसद में इनकम टैक्स बिल भी पेश किया, लेकिन आप देखना फरवरी 2026 तक पहुंचेंगे तो इनकम टैक्स में वहां पर उस बजट में और नए सुधार होंगे। तो आप समझिए जो पूरे साल की इकोनॉमी होनी है उसके अंदर ये सब बहती धारा है, कुछ ना कुछ चलते रहता है। माइलस्टोन इवेंट्स होंगे फरवरी में, क्या हो रहा है बजट इकोनॉमिक सर्वे में, वो देखने लायक चीज़ होगी। बाकी ये सब दिल बहलाने के लिए है, आपको वीडियो देखना है, मुझे पेज व्यू चाहिए तो हम ये कर रहे हैं। एनीवेज लेट्स स्टार्ट। हाँ तो मित्रों चलिए शुरू करते हैं अगस्त महीने के करंट अफेयर्स। हालांकि ये अहमदाबाद में पिछली रात से रुक रुक के बारिश हो रही है, तो अगर ऑडियो में बीच बीच में कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो थोड़ा मुझे आप माफ़ करें। देखिए अभी अगस्त महीने के करंट अफेयर्स के नाम पे आईएएस एग्ज़ाम के लिए तो कुछ खास है नहीं, लेकिन जो बाकी परीक्षाएं ये सितंबर से दिसंबर के पट्टे में जो एसीआईओ, ईपीएफओ, एसबीआई, आईबीपीएस, जिनकी हालांकि फॉर्म भरने की आखिरी तारीख खत्म हो चुकी है, पर जो भी उसका प्रीलिम मेंस इंटरव्यू स्टेज चल रहा है उसके लिए थोड़ी इकोनॉमी की ज्ञान हमें होना चाहिए, वो आज हम लेंगे। नए 2 फॉर्म निकले हैं, एक आरआरबी का और एलआईसी का। तो वैसे आप देखें तो जॉब रिक्रूटमेंट्स की बौछार हो गई, बारिश अहमदाबाद में भी और बारिश नौकरियों की भी। ये एलआईसी और आरआरबी दोनों में भर्तियां हैं। एलआईसी में 841 जॉब्स हैं ऑफिसर्स की, और आरआरबी में ऑफिसर और असिस्टेंट दोनों की भर्ती है। हालांकि मेरी आपको सलाह है कि अगर आप फर्स्ट टाइम एस्पायरेंट है, कोई भी परीक्षा की पहली बार आप तैयारी कर रहे हैं, तो 2 घोड़ों पे सवारी मत करो। 2 घोड़ों पे सवारी मतलब कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, देखिए वो जीएस हैवी परीक्षा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी वगैरह। और आप कहे मुझे एलआईसी बैंक एसएससी देना है, तो वो सब एप्टीट्यूड हैवी परीक्षाएं होती हैं, मतलब मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह, उसमें उसका वजन ज़्यादा होता है। अब जो 2-3 साल से दे रहा है तो वो मैनेज कर सकता है, जो पहली बार जुड़ता है तो फिर वो दोनों जगह के फॉर्म भरेगा, तो समझो एक का भी ढंग से कोचिंग किताब वो पढ़ता नहीं है और एक भी जगह उसको कुछ सफलता नहीं मिलती। मेरी आप सबको सलाह है, दूसरों के कहने पे घोड़े पे ना चढ़े। आपके पेरेंट्स, रिश्तेदार, सब लोग ये कहें शादी कर ले अच्छा होगा, फिर शादी नहीं संभलेगी तो भी देखो इससे शादी भी नहीं संभल रही है। तो सोच विचार करके ये सब निर्णय लेने चाहिए। उसी प्रकार आपके पेरेंट्स और रिलेटिव आपको बोले देख जो फॉर्म निकला है तू भर दे, फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे फॉर्म भर दे, तजुर्बा हो जाएगा। लेकिन एक साथ सारे फॉर्म भरेंगे तो सिलेक्शन आएगा नहीं, क्योंकि आपका बेसिक ही आपने तो खत्म नहीं किया, और फिर वही चोंच मारते रहिए तो सब परीक्षा के फॉर्म भरता है, एक में भी पास नहीं होता। और उसके चलते वो बच्चे की जो मेंटल हेल्थ खराब होती है, वो 3-5 साल देता ही रहे, उसका कुछ होना नहीं। तो बी फोकस्ड एंड प्रिसाइज इन योर प्रिपरेशन। खैर ये जो करंट अफेयर्स का आज का वीडियो है, इसका फ्लो ऐसा है कि मैं आपको जो भी 10-20 बड़ी हेडलाइन है अगस्त महीने की, उसका ओवरव्यू दूंगा। बाकी डिटेल ये 1-1.5 घंटे की क्लास होगी, वो फ्री में अनअकैडमी ऐप पे आप देख सकते हैं, और पावर पॉइंट भी इस पूरे सेशन का आप अनअकैडमी ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। वो सब नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमी मैं पढ़ाता हूँ 6 पिलर में। तो पहला पिलर जो है मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, उसमें यूपीआई, बिटकॉइन, सीआरआर, रेपो, ये सब आता है। शुरू करते हैं। तो पिलर 1 मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस। सबसे पहली घटना ये है कि देखिए जब भी आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं
तो सारा पैसा व्यापारी को नहीं जाता। आप हर एक क्रेडिट कार्ड में पाएंगे कुछ नीचे लिखा होता है कि वीज़ा मास्टर कार्ड। तो उस हिसाब से मान लीजिए 10,000 का सामान खरीद के आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट दिया, तो व्यापारी को सिर्फ 9,800 ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बीच में 200 रुपये का कमीशन ये जो भी कार्ड कंपनी है वीज़ा मास्टर कार्ड और जो भी बैंक थे, आपका भी बैंक और व्यापारी का भी बैंक, उन तीनों के बीच ये सब बढ़ जाता है। तो ये जो फीस लगी 200 रुपये, उसको क्या कहते हैं? मर्चेंट डिस्काउंट रेट। आरबीआई इसके मिनिमम मैक्सिमम सब स्लैब तय करता है। लेकिन अगर आप यूपीआई के द्वारा पेमेंट करें, मोबाइल के जरिए सीधा, तो बैंक से बैंक खाते में ट्रांसफर हो रहा है पैसा, तो इन दैट केस देयर विल बी नो फीस। सीधा व्यापारी को 10,000 मिल जाएगा। इसका कारण ये कि ये जो संस्था है एनपीसीआई, एक तो फ्री में चलाती है और ऊपर से सरकार 2,000 रुपये तक का ट्रांजैक्शन हो तो उस पर जो भी ऐसी फी लगनी है उसकी सब्सिडी वो व्यापारी वो एनपीसीआई को दे देती है। अब पिछले कई सालों से ये बात चल रही है कि देखो यूपीआई पे तो कोई एमडीआर या फीस लगती नहीं है क्योंकि सरकार की सब्सिडी है। लेकिन आज फी लगेगी, कल फी लगेगी, ऐसा न्यूज़पेपर वाले, टीवी चैनल वाले घुमाते रहते हैं। तो सरकार ने स्पष्टता की है कि देखो यूपीआई पे कोई फीस नहीं लगेगी, तो ये मैटर इधर क्लोज होता है। तो इसके बाद कोई भी ऐसा क्लिकबेट वीडियो आपको देखे तो आपने टाइम वेस्ट नहीं करना है। आगे, चेक क्लियरेंस सिस्टम। मान लीजिए रोमन साइनी मुझे पेमेंट दे चेक लिख के और मैं एसबीआई अपनी ब्रांच में ये चेक जमा करूं, तो फिर एसबीआई मैनेजर उस चेक को स्कैन करेगा। स्कैन करके रोमन साइनी की जो बैंक होगी, मान लो एक्सिस, तो वहाँ पर वो पीडीएफ फाइल भेजेगा और फिर उसको देख के एक्सिस वाले की साइन ठीक है, अमाउंट ठीक है, तो वो चेक क्लियर करेंगे और मुझे एसबीआई में पैसा आएगा। तो ये जो पूरा स्कैन करके इमेज भेजने की बात हुई, उसे कहते हैं सीटीएस, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, जो कि एनपीसीआई चलाता है। अब इसमें नया अपडेट ये कि पहले आप ये जो चेक जमा करते तो 1-2 दिन बाद क्लियरेंस होता कि वो एसबीआई वाला कहे कि देखो लंच ब्रेक है, तो अभी तुम्हारा अकेला का मैं चेक नहीं लगाऊंगा, 5-10 और आने दो फिर करते हैं। तो आरबीआई ने थोड़ा टाइट किया कि T+1 सिस्टम, एक दिन के अंदर क्लियर कर दो। अब और टाइट किया है कि कुछ ही घंटों में ये क्लियर कर दो। तो 2026 जनवरी से कुछ ऐसा होना है कि आप चेक डिपॉजिट करते हैं उसके 3 घंटे के भीतर ही आपका पेमेंट क्लियर हो जाए, ऐसा सब आरबीआई ने टाइट किया है। तो समझिए ये तो मैंने अभी आपको पढ़ाया और जनवरी में ये फिर से आएगा तो फिर से सब करंट अफेयर्स वाले नाच गान करेंगे, तो मैंने आपको अभी से पढ़ा दिया, ये मैटर इधर खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो यूपीआई बिटकॉइन में यही जानने लायक था। दूसरा है 1A2, मतलब ये रेपो रेट, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह। तो देखिए इस साल आरबीआई ने इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जो रेपो रेट 650 था उसको कम करते करते 5.50 कर दिया। इससे सस्ता ये कर नहीं सकते। उसका कारण मैंने आपको जुलाई महीने के करंट अफेयर्स में भी बताया था कि अभी लोन और सस्ता करेंगे तो पब्लिक कंट्रोल में नहीं रहेगी, दे दनादन शॉपिंग करेगी, तो वापस डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ जाएगी। तो इस कारण से ये जो रेपो रेट हर 2-2 महीने पे आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो लोग मिलते हैं। तो अगस्त महीने में भी मिले थे लेकिन इन्होंने रेपो रेट में कोई सुधार नहीं किए। मित्रों, जब भी ये जो मॉनेटरी पॉलिसी की बात आती है, आरबीआई रेपो, ये सब नॉर्मली आप पाएंगे फेब्रुआरी महीने में ज़्यादा तामझाम रहता है और अप्रैल महीने में ज़्यादा तामझाम रहता है। इसका कारण ये कि फेब्रुआरी में बजट आता है तो ऑपोजिशन मीडिया सबकी नज़र रहती है कि आरबीआई क्या कर रहा है, वो अपना लोन सस्ता कर रहा है कि नहीं, सरकार ने तो टैक्स कम कर दिए। तो उस वक्त वो बहुत सारे यहाँ वहाँ के अनाउंसमेंट करेंगे। अप्रैल महीने में भी ऐसा होता है कि अप्रैल महीने में नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। इस कारण से सभी बैंकों पे ये नया रेगुलेशन XYZ, तो अपडेट ज़्यादा आते हैं। बाकी के जो 2-2 महीने के अपडेट्स है यूजुअली कुछ होता नहीं है। तो मैं तो छाती पीट के चलता नहीं, आपको भी नहीं चलना चाहिए। आगे बढ़ो। अब जिनको बिल्कुल एकदम नए हैं, जिनको कुछ नहीं पता ये आरबीआई क्या, सीआरआर, रेपो क्या, तो मैंने पूरी एक रैपिड रिवीजन सीरीज उसकी बनाई है इसी यूट्यूब चैनल पर। आप सर्च करना टर्म इकोनॉमी रैपिड रिवीजन, आपको सब मिल जाएगा। तो बस यही था 1A2 में। अब 1B में चलते, बैंकिंग, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वगैरह। बैंकों के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो उसमें एक होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो एक ऐसी स्मॉल फाइनेंस बैंक है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। आरबीआई ने उसका लाइसेंस अपग्रेड करके बोला अब से तुम एक यूनिवर्सल कमर्शियल बैंक हो, मतलब जैसा एसबीआई है, एक्सिस है, ऐसा तुम बड़ा वाला काम कर सकते हो। तो पहले तुम्हारे पास 2 व्हीलर का लाइसेंस था, अब सीधा 4 व्हीलर तुम दे दनादन चलाओ। अब देखिए ये जो मैंने आपको बताया तो बिजनेस जनरल नॉलेज हो गया कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस अपग्रेड हुआ है। तो ऐसा जो बिजनेस जनरल नॉलेज है वो बैंकों की परीक्षा में काम का है। आईएएस की परीक्षा में पूछेंगे तो ऐसा बिजनेस जीके नहीं, वो क्या पूछेंगे कि अलग अलग जात के जो बैंक्स है उसके क्या फीचर्स हैं। तो ऐसा एक एमसीक्यू हम ट्राई करते हैं। वीडियो पॉज करके आप इसको सॉल्व करें। 4, 3, 2, 1।
देखिए बैंक एनबीएफसी का लंबा चौड़ा क्लासिफिकेशन है, ये मैंने इधर दिया है, देख लेना। बाकी और डिटेल में इसको पढ़ना है तो मेरी इकोनॉमी की बुक भी है, उस अमेजोन पे मिलती है, आप देख लेना। खैर, हमें जो समझना है फीचर्स, तो एक तरफ है ये पेमेंट बैंक जैसे पेटीएम, फिर ये मैंने बोला स्मॉल फाइनेंस बैंक एयू, और नॉर्मल बैंक होते हैं एक्सिस एसबीआई वगैरह। इन तीनों को आप पूछो कि भाई क्या तुम एनआरआई के डिपॉजिट ले सकते हो, फिक्स डिपॉजिट ले सकते हो, या टाइम डिपॉजिट ले सकते हो, 2 लाख से ज़्यादा का बैलेंस एक एक कस्टमर से ले सकते हो, तो एक्सिस बोलेगा हाँ, स्मॉल फाइनेंस बैंक बोलेगा हाँ। पेमेंट बैंक ऐसा नहीं कर सकते, पेटीएम बैंक ऐसा नहीं कर सकते, तीनों काम वो नहीं कर सकता। आप कहें नहीं नहीं, मैंने तो उसकी ऐप में देखा था कि वो तो सब एफडी करवाता है। भाई वो किसी और बैंक के एफडी एजेंट के रूप में स्वीकार करता है कि इंडस इंड बैंक या ऐसे बैंकों का वो दलाल बन के घूमता है पेटीएम वाला। खुद से उसको ये पावर नहीं, क्योंकि आरबीआई के ऐसे रूल है। दूसरा, इनको पूछो कि क्या तुम लोग लोन दे सकते हो, क्या तुम लोग क्रेडिट कार्ड दे सकते हो, क्योंकि क्रेडिट कार्ड भी एक जात का लोन ही है। तो एक्सिस बैंक कहेगा हाँ, स्मॉल फाइनेंस बैंक कहेगा हाँ, पेमेंट बैंक कहेगा ना, क्योंकि इनको लोन देने की मनाही है, क्रेडिट कार्ड देने की मनाही है। आप कहना नहीं, मैंने पेटीएम के ऐप में देखा था वो दे रहा था। भाई वो किसी और बैंक के क्रेडिट कार्ड आपको एचडीएफसी वगैरह के एजेंट दलाल के रूप में दे रहा है। आगे बढ़ो, तो जो क्वेश्चन था उसका जवाब क्या था कि देखिए स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक में क्या समानता है। तो कोई समानता नहीं है तीन फीचर में। दोनों क्रेडिट कार्ड नहीं इशू कर सकते, पेमेंट बैंक नहीं कर सकता, पेमेंट बैंक टाइम डिपॉजिट नहीं ले सकता, पेमेंट बैंक लोन नहीं दे सकता। सो द आंसर इज डी, नॉन ऑफ द अबव। खैर, अब ये तो मैंने आपको एक जनरल नॉलेज या फैक्ट बताया कि कैसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का करंट अफेयर्स आया, तो आप उसकी थियरी पढ़ने बैठे। असल में समझिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने का ये तरीका एकदम गलत है कि आग लगे तब आप कुआं खोदने बैठो कि आज ये करंट अफेयर्स आया तो मैं इसकी थियरी पढ़ने बैठूं। तो भाई सिलेबस कब खत्म होगा, याद भी नहीं रहेगा ऐसा, क्योंकि आप बिखरा बिखरा हर एक विषय का पढ़ रहे हैं। खैर, तो करंट अफेयर्स के जो वीडियो चलते हैं, ऑफकोर्स मेरी पूरे साल के इकोनॉमी के करंट अफेयर्स की सीरीज चलती है। 2020 से चले तो विन 20, 21, 22, 25, अगले साल फेब्रुआरी में आएगी 26। ये सब आपको फ्री में मिल जाएगा monal.org/win25 पे। उसके अलावा मैंने आजकल ये पेजयू के लिए एक और धंधा शुरू किया है, मंथली करंट अफेयर्स। तो जून जुलाई अगस्त कैसे मंथली करंट अफेयर्स के भी वीडियो मुझे आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। पर ये सब क्या कि ठीक है, पेजयू का हिसाब है, बाकी आपको सिस्टमेटिकली पढ़ना है प्रीलिम्स और मेंस का। तो मेरे पेड कोर्सेज भी चलते हैं। तो प्रीलिम्स का जो कोर्स रहता है पीसीबी, मतलब पोस्ट कोरोना बैच 1, 2, 3, 4, अभी 14वीं बैच चल रही है। मेंस का कोर्स चलता है क्यूईपी, क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम, वो 7वीं बैच चल रही है। अब ये सब के अलग अलग फीस नहीं, और सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाता है अनअकैडमी में। 1 साल का सब्सक्रिप्शन 17,999। इसमें समझिए सिर्फ इकोनॉमी नहीं है, साथ ही साथ जीएस सेट प्रीलिम में सब कुछ आ जाता है। और अनअकैडमी के ऐसे प्रोग्राम्स की मदद से, ऐसे हमारे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम की मदद से लास्ट एग्जाम सीजन में 8080 से ज़्यादा टॉपर सिलेक्ट हुए थे, और इसमें मैं मॉक इंटरव्यू वाले जोड़ू तो ये और बढ़ जाते हैं। तो टीचर्स डे के अवसर पे ये डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, कोड यूज़ करें monal.org। अब इसमें टीचर डे के नाम पे 2 और चीज़ें उन्होंने ऐड की कि अगर आप 2 साल या उससे ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और फिर भी आप प्रीलिम्स में फेल होते हैं, तो अनअकैडमी आपको 1 साल का और फ्री एक्सटेंशन देगी क्रैश कोर्सेज का। लेकिन शर्त है कि आपने नियमित रूप से उसके टेस्ट दिए हों, लाइव क्लास अटेंड किए हों, तो ये मिलेगा। और दूसरा कि ऐसे 2 साल या उससे ज़्यादा के सब्सक्रिप्शन में आप प्रीलिम पास करते हैं और फिर आपको ज़्यादा माहौल के लिए दिल्ली जाना है मेंस की तैयारी के लिए, तो दिल्ली में रहने खाने की सुविधा के साथ फ्री रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी आपको मिलेगा। तो ये सब के लिए कोड यूज़ करें monal.org। और ये जो हमारे बैचेज़ हैं, समझो 1 साल मतलब 17,999, 2 साल मतलब 24,999, 3 साल मतलब 29,999, और 3 साल की ये जो हमारी फीस है, ये मुझे बताया गया है कि इंडस्ट्री में सबसे कम है। तो कॉलेज स्टूडेंट इसका लाभ उठा सकते हैं। और मित्रों, हमारे ये बैचेज़ हिंदी, इंग्लिश, बायलिंगुअल तीनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। ये जो क्लासेस हैं सारे लाइव होते हैं, और इसमें मेंस आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन भी शामिल है। तो ये सब कुछ आप जोड़े तो ये काफ़ी अफोर्डेबल है। आगे बढ़ते हैं 1B। तो बैंकिंग में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का मैंने हिसाब बताया। आगे का मुद्दा है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट आप पहले तो व्याख्या पता होनी चाहिए कि मान लीजिए आपने एक लोन लिया है और उसमें बोला गया कि हर महीने की पहली तारीख को उसका हफ्ता, किस्त या इंस्टॉलमेंट भरना है। अब मान लीजिए ऐसे 3 महीने तक आपने नहीं भरा, तो चौथे महीने में क्या मोर देन 90 डेज हो जाएंगे, मान लो 2 अप्रैल को। तो फिर बैंकर आपका ये जो लोन अकाउंट है उसको कहेगा ये तुम्हारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, क्योंकि तुम इस पे टाइम पे इंस्टॉलमेंट नहीं भर रहे। तो इसको बोलते हैं एनपीए। अब ये एनपीए से लड़ने के लिए 2 कानून है। एक है सरफाइसी एक्ट जो 2002 में बना, इसका फुल फॉर्म आईएएस के लिए इतना काम का नहीं, पर बैंक की परीक्षाओं में याद रखना है। और दूसरा कानून है आईबीसी कोड जो 2016 में बना। ये जो आईबीसी कोड है
2016 से लेके इसमें कुछ ना कुछ छोटे मोटे ये लोग सुधार करते रहते हैं, क्योंकि कोई ना कोई उसमें मामला फंस जाता है, पब्लिक कोर्ट में चली जाती है। तो ऐसा छठी, सातवीं या आठवीं बार 2025 में इन्होंने वापस इसको अमेंड किया है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड को। खैर इसमें क्या असल में हुआ वो पढ़ने हम नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये ज़्यादातर टाइटर टाइमलाइंस और फास्टर रेजोल्यूशन के लिए टेक्निकल रिफॉर्म्स लिए, जो उसका एमसीक्यू सेंस कम बनता है। तो ये अगस्त का करंट अफेयर्स था। आगे बढ़ते हैं शेयर बाजार बॉन्ड बाजार की तरफ। तो पिलर 1 सी शेयर मार्केट बॉन्ड मार्केट। देखिए, सरकार ने आपसे पैसा लोन में लिया तो आपको सामने बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये सब दिया होगा। तो सरकार उधारी का पैसा वापस करेगी कि नहीं, उसके साथ जुड़ा कंसेप्ट है सॉवरिन रेटिंग। जैसे अमेरिकन सरकार, हाँ तो पक्की गारंटी वापस होगा तो उसको AAA रेटिंग दिया जाएगा। ऐसी रेटिंग एजेंसी होती है जैसे S&P, मूडीज़ वगैरह। करते करते भारत तो हमारा BBB ग्रेड में यूजुअली चलता है। तो ये सारे जो बॉन्ड्स हैं इसको कहा जाता है इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स हैं, इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स। उससे नीचे वाले होते हैं BBB माइनस से, वो सब स्पेक्युलेटिव ग्रेड या जिसको जंक बॉन्ड भी कहा जाता है, जैसे पाकिस्तान के बॉन्ड, कोई गारंटी नहीं है पैसा आएगा कि नहीं। तो हमारा वैसे रेटिंग था BBB माइनस। अब स्टैंडर्ड एंड पुअर संस्था ने कहा देखो भारत की इकोनॉमी में और सब बेहतर होने वाला है, तो इसको हम अपग्रेड करके BBB माइनस से थोड़ा ऊपर करते हैं, BBB। लेकिन सामने दूसरी दो और संस्थाएं ऐसी, मूडी और फिच, उन्होंने कहा नहीं, रेटिंग हम तो चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रंप ने जो टैरिफ 50% लगाया है और सरकार ने जो GST में सुधार किए कि 4 की जगह 2 ही स्लैब होंगे, उससे सरकार को टैक्स में कम पैसा आएगा भारत सरकार को, तो वो अपने बॉन्ड चुका पाएगी कि नहीं उसका जोखिम देखता है। इस कारण से हम रेटिंग इंप्रूव नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान का रेटिंग उन्होंने इंप्रूव कर दिया, CCC था, थोड़ा ऊपर किया, BB माइनस। हालांकि अभी भी बर्बादी है, स्पेकुलेटिव ग्रेड में ही वो आता है। क्या इसका कोई MCQ का सेंस बनता है? मेरे हिसाब से नहीं। उसका कारण समझो कि तो 2 महीने बाद फिर से भी चेंज हो सकता है ना, तो तुम बता क्यों रहे? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता रहे कि ये सब में टाइम वेस्ट नहीं करना है। आगे बढ़ो। शेयर बाजार में मोदी जी ने 15 अगस्त को कहा कि सब GST में सुधार करेंगे, उसके चलते बाजार ऊपर गया, फिर धड़ाम से अगस्त के आखिरी हफ्ते में गिर भी गया। उसका कारण क्या कि ये जो ट्रंप ने टैरिफ वॉर डिक्लेयर किया, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने 35,000 करोड़ भारत से निकाल लिए, तो बाजार से पैसे अपने शेयर्स बेच के भागना चालू कर, गिर जाता है। ये भी अप डाउन अपने लिए बहुत काम करने, क्योंकि समझो पूरे साल का एक साथ डेटा आ जाएगा अगले साल इकोनॉमिक सर्वे जो आता है यूजुअली 31 जनवरी को, तो उसके बाद मैं फ्री सीरीज में पढ़ाऊंगा, हम देखेंगे। हांगकांग के शेयर बाजार में थोड़ी क्राइसिस हो गई। असल में चाइना की एक रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांडे, एक ज़माने में $51 बिलियन का वैल्यूएशन था 2017 में, 2025 में इतनी बर्बाद है कि हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज ने इसको डीलिस्ट कर दिया। मतलब समझिए अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट इतना बेकार हो, इतना नेगेटिव रिव्यू, तो उसको हटा ही दे, ऐसी ये बात है। इसका कारण कुछ समझते हैं मेंस इंटरव्यू के लिए। जैसे भारत में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आया, ऐसा चीन ने भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट किया था कि बीजिंग में बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ रही है, तो हम लोग दूर दराज के इलाकों में नए सिटी खोलते हैं ताकि पब्लिक थोड़ी शिफ्ट हो जाए, तो बीजिंग में पॉल्यूशन और ट्रैफिक कंजेशन कम हो। तो सरकार ने ऐसे नए नए सिटी तो बनाए, लेकिन पब्लिक उधर रहने ही नहीं गई, तो वो सब क्या भूतिया शहर है, गोस्ट सिटी। और ये सब सिटी बनाने का काम कौन कर रही थी? रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांडे। अब सरकार ने खुद उसको पैसे नहीं दिए, सरकार ने कहा कि देखो तुम मार्केट में अपने IPO लाओ। और चीन में आप जानते हैं उनकी सरकार ही मीडिया कंट्रोल करती है, तो बहुत पॉजिटिव हाइप बनवाया गया कि भाई बहुत बेस्ट कंपनी है, आप इसमें पैसा लगाओ। तो इस कारण से बहुत शुरू में इसको इन्वेस्टर ने बहुत सर पे चढ़ा दिया, $51 बिलियन वैल्यूएशन हो गया। लेकिन क्योंकि प्रोजेक्ट ही कंप्लीट नहीं हुए, और कंप्लीट नहीं हुए तो भी किसी ने खरीदे नहीं मकान, तो स्वाभाविक है ये सब गिर गया। दैट इज़ द प्रॉब्लम। आगे तो खैर हमें याद कितना रखना है, देखिए इवन ये बैंकिंग वगैरह परीक्षा में कुछ बार ऐसा जनरल नॉलेज पूछा जाता है कि ये जो एवरग्रांडे कंपनी है ये कौन से देश की है, तो जवाब है चीन देश की है। आगे शेयर बाजार खत्म। इंश्योरेंस की बात करें, इंश्योरेंस, पेंशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन में एक ही योजना में ये तीसरी चौथी बार पढ़ा रहा हूँ, मैं अब परेशान हो गया। 2024 में सरकार ने बजट में कहा कि एक स्कीम लॉन्च करते हैं, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ELI स्कीम। फिर 2025 में इनको याद आया अच्छा बिहार में चुनाव है तो लॉन्च भी करना चाहिए, तो लॉन्च किया। फिर 2025 जून में तो लॉन्च किया, फिर 2025 अगस्त में उन्होंने सोचा नहीं, फिर से इसका नाम बदल देते हैं ताकि पब्लिक को समझ आ जाए। तो ELI का नाम बदल के अब वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। समझते हैं मामला क्या है। देखिए आप फैक्ट्री में काम करते हैं, आपकी सैलरी का कुछ पैसा कट के जाएगा EPFO में, और सामने आपका मालिक है वो भी कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करेगा। फिर ये सारा पैसा शेयर्स, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जाएगा, उसमें से आपको
रिटर्न मिलेगा तो पेंशन प्रोविडेंट फंड आते रहता है। अब ये जो ईपीएफओ योजना है उसमें सरकार ने ये कहा कि अगर किसी फ्रेशर को फर्स्ट जॉब मिला है जीवन का, तो उसको सरकार 15,000 रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देगी। कितना? 15,000। और ये भी अप टू है, मतलब सबको नहीं मिलेगा, वो डिपेंड करता है आपकी सैलरी क्या क्या स्लैब चल रही है। खैर, अब ये जो योजना थी इसको बोला गया एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम पार्ट ए, कि फर्स्ट टाइमर को 15,000 का बोनस। अब सरकार ने ये कहा कि देखो इसी योजना का अब से नाम है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, क्योंकि 15 अगस्त को मोदी जी ने ये नाम कर दिया है। तो मतलब एक ही चीज़ में तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ, 2024 बजट में भी पढ़ा, 2025 जून में भी पढ़ा, 2025 अगस्त में भी पढ़ा रहा हूँ। तो जो चाचा है वही भतीजा है, ये दोनों एक ही स्कीम है, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम और प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना। एटलीस्ट उसका जो पार्ट ए है वो तो सेम ही है। ऐसा एक और जगह भी चलता है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, कुछ 111 लाख करोड़ का सब इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे। तो एक 15 अगस्त को मोदी जी ने ये बोला, फिर दूसरी 15 अगस्त को कहा कि देखो पीएम गति शक्ति है, वो भी कुछ ऐसा ही है, जो चाचा है वही भतीजा है। एनीवेज, हमें तो एग्ज़ाम पास करनी है, तो रटो और आगे बढ़ो। तो इंश्योरेंस खत्म, पेंशन में ये बता दिया ईएलआई स्कीम, फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब सब गरीबों के बैंक खाते खोलने चाहिए। इस पे एक सिंपल एमसीक्यू आप ट्राई करें वीडियो पॉज करके। 4 3 2 1। देखिए ये जो मिनिमम अकाउंट कंट्रोवर्सी कैसे आई कि आईसीआईसीआई बैंक ने ये कहा कि तुमने हमारे सिटी एरिया में बैंक अकाउंट सेविंग अकाउंट खोलना है, कम से कम 10,000 रुपये का बैलेंस रखना होगा। फिर अचानक से बढ़ा के कहा देखो तुम मेट्रो सिटी में तो 50,000 का बैलेंस रखना होगा। स्वाभाविक है सोशल मीडिया में हाहाकार मच गया कि भाई इतना पैसा तो सब कहाँ कमाते हैं। तो फिर बैकलैश के बाद इन्होंने कहा कि नहीं ठीक है तो 15,000 रखो, मतलब डबल ढोल की टाइप का सब चलाते रहते हैं। अब यहाँ पर स्वाभाविक है लोग आरबीआई को भी टैग करेंगे कि तुम क्या देख रहे हो। तो आरबीआई ने हाथ खड़े कर दिए। आरबीआई ने कहा देखो जैसे वो धृतराष्ट्र था ऐसा मेरा काम है कि मैं मिनिमम अकाउंट बैलेंस क्या होना चाहिए, उस पर क्या पेनल्टी, ये सब मैं नहीं देखता, ये तो सब बैंक वालों का काम है। मैं सिर्फ ये डिसाइड करता हूँ कि बैंक वाले मैक्सिमम लोन इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज कर सकते हैं, वो मैं देखता हूँ। तो इसलिए आप जवाब देके कि कमर्शियल बैंक कितना इंटरेस्ट रेट, मतलब लोन इंटरेस्ट रेट की यहाँ बात है, वो चार्ज करे, हाँ वो आरबीआई डिसाइड करेगा। पर बैंक बैलेंस की लिमिट आरबीआई डिसाइड नहीं करता, वो बैंकों पे छोड़ा। तो आंसर क्या होगा? ओनली ए इज करेक्ट, मतलब ओनली वन इज करेक्ट। आगे सेकंड पिलर है बजट टैक्सेशन। तो बजट टैक्सेशन को मैं 4 हिस्सों में बांटता हूँ। पार्ट ए टैक्सेस, फिर फाइनेंस कमीशन ब्लैक मनी, तीसरा सब्सिडी, चौथा डिसइन्वेस्टमेंट एंड डेफिसिट। टैक्सेस लेने के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बना था। 2025 में सरकार ने सुधार करके नया बिल लाए हैं 2025 का। फ़र्क क्या है? पुरानी शराब नई बोतल में कुछ ज़्यादा फर्क है नहीं। देखिए पहले ये पूरे कानून में करीब 5 लाख शब्द थे, फिर इन्होंने चैट जीपीटी को ये फीड कर दिया कि इसमें जितने पैराग्राफ है उसका तुम टेबल बना दो, कॉम्प्रेस कर दो, तो 2 लाख शब्दों का हो गया। तो देखो हमने बहुत बढ़िया काम कर दिया। कुछ सुधार ये हैं कि देखिए आपके पास बंगला है, गाड़ी है, गोल्ड है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, तो ये सब आपकी एसेट्स मानी जाती हैं। और इन एसेट्स पे अगर आप उसको प्रॉफिट में बेचते हैं, मान लीजिए 100 रुपये में खरीदा था, 110 में बेचा, तो 10 का जो प्रॉफिट हुआ इस पे लगता है कैपिटल गेन्स टैक्स, सीजीटी। ये तो लगता था और इनकम टैक्स कानून में ये सब लिखा था। बाद में आया बिटकॉइन, तो सरकार ने कहा बिटकॉइन में भी ऐसा कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा क्योंकि वो तुम्हारी एसेट है। लेकिन जो इनकम टैक्स एक्ट है इसमें स्पष्ट नहीं लिखा था ये सब कि बिटकॉइन को भी हम एसेट्स मानते हैं। तो भविष्य में कोई कोर्ट में नहीं चला जाए, विवाद नहीं हो, इसलिए सरकार ने इनकम टैक्स बिल में लिख दिया कि देखो अब से वर्चुअल डिजिटल एसेट भी जैसे बिटकॉइन आदि है उसको भी एसेट मानेंगे। इसका मतलब इम्प्लीकेशन क्या है कि इस पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। अभी कितना लगता है बिटकॉइन वगैरह में? जितना आपको प्रॉफिट होता है उस पर 30% कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है और 1% टीडीएस लगता है। दूसरा ही इनकम टैक्स बिल में बात यह है कि इनकम टैक्स ऑफिसर्स आपके सोशल मीडिया अकाउंट को स्पाई कर सकते हैं, आपके ईमेल खोल के देख सकते हैं वगैरह। तो कुछ लोगों का विरोध था, इससे हमारी प्राइवेसी का हनन होगा। लेकिन सरकार ने ये जो जितना ब्लैक मनी का प्रॉब्लम है तो हम तो ये सब करेंगे। उसके बाद बड़ा मुद्दा था जीएसटी रैशनलाइजेशन। देखिए जीएसटी के स्लैब बहुत सारे हैं। गोल्ड मेटल डायमंड वगैरह पे 0.25 से 3% लगता है, बाकी बहुत सारी चीज़ों पे 5, 12, 18, 28 लगता है। अब 15 अगस्त को मोदी जी ने कहा कि दिवाली का उपहार दूंगा, तो 12 वाला स्लैब खत्म, उसकी ज़्यादातर चीज़ें 5 में शिफ्ट कर देंगे, तो 5 वाला बचा। 28 वाला खत्म, उसकी चीज़ें 18 वाले में शिफ्ट कर देंगे, तो अब 2 स्लैब बचेंगे, 5 एंड 18। अब ऐसा करेंगे तो सरकार को 7 से 9,000 करोड़ या उससे ज़्यादा का लॉस हो सकता है। और प्रश्न ये जो गाड़ियों पर कैसीनो वगैरह पे ज़्यादा टैक्स लगाते थे वो कम हो जाएगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि अलग से भी स्लैब बनेगा 14% जो एसयूवी कैसीनो वगैरह पे लगेगा। खैर
अब आज 4 सितंबर है, मतलब कल से थोड़ा-थोड़ा मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो देखिए, आज ये नया अपडेट आ गया कि अलग-अलग चीज़ों पे सरकार ने 5 और 18 वाला सब स्लैब चेंज किया है। पर मैं इसको डिटेल में आज आपको नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि आज के वीडियो का टाइटल क्या है, अगस्त के करंट अफेयर्स। ये जो जीएसटी रैशनलाइज़ेशन हुआ वो सितंबर, इसकी अभी और बॉल बाय बॉल कमेंट्री चलेगी। तो अक्टूबर में जब मैं सितंबर के करंट अफेयर्स का वीडियो बनाऊँगा, तब उसमें हम सुकून से पढ़ेंगे, तब इसमें हम जा नहीं रहे। और दूसरी बात समझो, अभी इसमें और रेट ऑप्टिमाइजेशन होगा कि जैसे बोला कि बड़े साइज़ की एसी हैं 28% की जगह 18% उस पे लगेगा। अब हो सकता है कुछ समय बाद बोले नहीं उसमें भी कि 5 टन का एसी है तो इतना लगेगा, 6 टन का है तो ये लगेगा, तो बहुत सारा ऑप्टिमाइजेशन दिवाली आते-आते तक होएगा। और अपनी एग्ज़ाम कल सुबह नहीं है आईएएस की एग्ज़ाम, अभी जनवरी में इकोनॉमिक सर्वे आएगा, फरवरी में बजट आएगा, अपनी प्रीलिम्स तो मई महीने में, तब तक और चेंजेज़ होने, तो छाती नहीं पीटनी है इसकी कि सब आहा दुनिया क्या हो गई। आएगा भाई पढ़ेंगे, मैं भी दुकान खोल के बैठा तो मुझे भी तो पढ़ाना पड़ेगा ना, तो चिंता मत करिए। एक सवाल आप ट्राई करें वीडियो पॉज़ करके 3, 2, 1। देखिए मान लीजिए मैं आपसे कोचिंग की कुछ फ़ीस लूँ, तो उसमें एक तो जीएसटी लगेगा, बाकी रकम मेरे पास आएगी, मान लो ₹200। अब उसमें भी मुझे स्टाफ सैलरी, लाइट बिल, फ़ोन बिल ये सब करना है। तो बाद में जो मेरा बचा वो प्रॉफ़िट है, मान लो ₹100। तो ये जो प्रॉफ़िट ₹100 है, इस पे एक और टैक्स लगता है, इनकम टैक्स। अब वो डिपेंड करता है आप कितना कमाते हैं, उस हिसाब से 5% से 30% लग सकता है। मान लो मुझे ₹30 इनकम टैक्स भरने का नौबत आया। तो ये इनकम टैक्स के ऊपर एक और चीज़ लगती है, हेल्थ एजुकेशन सेस। वो ऐसा कि तुम्हें ₹30 का इनकम टैक्स भरना है, उस पे 4% हेल्थ एजुकेशन सेस है। तो मतलब ₹30 का और ₹1.20 एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। इसके अलावा एक सरचार्ज भी लगता है, लेकिन अभी मुझे इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना है इस टॉपिक को। तो समझिए इनकम टैक्स भी लगता है और सेस भी लगता है। तो फ़र्क क्या है? जो इनकम टैक्स का पैसा आया वो जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। इस पे पार्लियामेंट का कंट्रोल ज़्यादा होता है और इसमें जो पैसे हैं मान लो ₹100, ₹30 व्हाटएवर, उसमें से राज्यों को यूनियन गवर्नमेंट ने 41% हिस्सा देना होता है, क्योंकि 15th फाइनेंस कमीशन ने ऐसा बंटवारा किया था, संविधान में ये सब लिखा है कि फाइनेंस कमीशन बोले उतना हिस्सा नीचे देना पड़े। तो ये इनकम टैक्स हुआ। अब स्वाभाविक है यहाँ यूनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उनका सैड इमोजी हो जाएगा, भाई जितना कमाते हैं उसका 41 नीचे स्टेट्स को देना है, तो हमारा तो कुछ कम बचता है। तो वो क्या करते हैं, एक और चीज़ मांगते हैं, सेस। ये सेस का पैसा पब्लिक अकाउंट में जाता है। पार्लियामेंट का कंट्रोल इस पे कम होता है या नहीवत होता है, और यहाँ से राज्यों को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि फाइनेंस कमीशन बोलेगा टैक्स का पैसा देना है, सेस का पैसा उसकी वो बात नहीं करेगा, क्योंकि संविधान में सेस जैसा शब्द नहीं होगा। तो यूनियन गवर्नमेंट की मौज हो जाती है, हार्ट इमोजी, कि ये सारे अगर ₹100 कमाए तो हमारे इसमें से स्टेट को कुछ नहीं देना है। ये एक बात हुई। सेकंड, मान लीजिए एक हार्ड डिस्क आप लेते हैं, तो फिर उसमें आप पार्टीशन करेंगे ना, सी ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम, डी ड्राइव में डॉक्यूमेंट, ई फॉर एंटरटेनमेंट, ताकि एफिशिएंसी बनी रहे, कोई एक पार्टीशन खराब हो जाए तो बाकी चलता रहे। तो ये जो पब्लिक अकाउंट है उसमें भी ऐसे पार्टीशन किए जाते हैं कि मान लीजिए पेट्रोल डीजल पे जो भी एक्साइज ड्यूटी लगती है यूनियन की, और स्टेट गवर्नमेंट का वैट लगता है, अभी हम एक्साइज की बात करें, तो इस पे भी अलग अलग जात के सेस सरचार्ज वो लगाएंगे। तो वो सेस का पैसा जाएगा सेंट्रल रोड सेफ्टी फंड में। उसी तरह इनकम टैक्स पे जो हेल्थ एजुकेशन सेस लगा उसका कुछ पैसा एजुकेशन फंड में जाएगा, प्रारंभिक शिक्षा कोष। हेल्थ का सेस वाला पैसा जाएगा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। तो ये सबको हम क्या कहेंगे, पब्लिक अकाउंट के ये डेजिग्नेटेड फंड्स हैं। ओके, ये तो सब थियरी है ना, अभी क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि करंट अफेयर्स में ये आया कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उसका काम होता है कि सरकार को जितना पैसा मिला उसका ऑडिट करे कि ठीक जगह यूज़ हुआ था, स्कैम हुआ था कि नहीं, और फिर पार्लियामेंट को वो रिपोर्ट भेजता है। तो इन्होंने अपने रिपोर्ट में बताया कि भारत सरकार ने 73 लाख करोड़ रुपए का सेस जो कलेक्ट किया है, वो अभी तक डेजिग्नेटेड फंड में जमा नहीं किया। मतलब समझो वो पड़ा है, लेकिन वो जो नीचे जाना चाहिए हेल्थ एजुकेशन के फंड में, उधर गया नहीं। तो या तो स्कैम में इधर उधर मिनिस्टर का एसी फ्रिज लगाने में चला गया, या फिर ऐसे ही पड़ा, यूज़ ही नहीं हो रहा है। तो ये सब चिंता का विषय है। खैर, तो मेरा प्रश्न था कि इसमें से कितने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के पार्ट है, तो ये इसमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि ये सब पब्लिक अकाउंट के पार्ट है। तो द आंसर इज डी, नन ऑफ देम। तो टैक्सेस में देखा ब्लैक मनी समझते हैं। मित्रों, ये जो ऑनलाइन बेटिंग गैम्बलिंग ऐप्स थे उसको बैन कराया। तो मैं जो इकोनॉमी पढ़ाता हूँ 6 पिलर्स में, तो मुझे इसे क्लासीफाई करना पड़े कहीं पर कि क्या इसे कहा जाए। सर्विस सेक्टर है, पिलर 4 है। तो मैं ऐसे विजुलाइज करता हूँ, आप याद करें एक ऐप था महादेव ऐप, और उसके चलते बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की हवा टाइट कर दी ईडी ने,
क्योंकि उसका टैक्स का और सब स्कैम चल रहा था। तो मेरे दिमाग में जब भी ये स्पोर्ट्स बेटिंग गैम्बलिंग आता है तो मेरे दिमाग में आता है ईडी, और ईडी आता है तो टैक्स और ब्लैक मनी की बात होती है। इसलिए मैं इस टॉपिक को पिलर 2 भी ब्लैक मनी में क्लासीफाई कर रहा हूँ। इसका कारण ये है कि आज से लेके अब 5 साल और कुछ ना कुछ होते रहे, तो मुझे जब अपनी ये बुक अपडेट करनी है, कोर्स पावर पॉइंट अपडेट करना है, तो मुझे हमेशा याद रहे कि मुझे ये वाले चैप्टर में इसे अपडेट करना है। खैर, तो मामला समझते हैं। वैसे आपको पता ही होगा कि एक तो कायदे का नाम क्या है, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। इसमें बोला ये सब ई स्पोर्ट्स, ये ऑनलाइन चेस वगैरह एंड ऑनलाइन सोशल गेम्स, ये पबजी, फोर्टनाइट वगैरह, ये तो अलाउड है। लेकिन जो रियल मनी गेम्स हैं कि मान लो आप 5,000 रुपये देते हैं, फिर ड्रीम 11 में आपके टोकन वो आपको देता है, फिर आप अपनी एक टीम बनाते हैं, वो सामने खिलवा लो, जीतेगा इतना पैसा वगैरह, तो वो एक जात का जुआ है, तो इस पे प्रतिबंध है। अब ये तय कौन करेगा कि कौन सी गेम ई स्पोर्ट है और कौन सा रियल मनी गेम है? तो उसके लिए एक नई संस्था बनेगी, स्टैट्यूटरी बॉडी। तो वो अभी बनी नहीं, पर वो बनाएंगे, पहली बात। दूसरा, इसमें कोई भी कानून का उल्लंघन करे 3 साल तक की जेल, 1 साल तक का जुर्माना, और आपको बिना वारंट के सर्च और अरेस्ट कर सकते हैं, ये सब लिखा है। तो अच्छी बात है। अब एक गेमिंग कंपनी थी नज़ारा टेक्नोलॉजी, उसका शेयर का भाव चला था 1,400 रुपये। स्वाभाविक है ये सब नेगेटिव न्यूज़ आएगी कि सब बैन हो जाने वाला है, तो ये तो गिर जाएगा। 23% ड्रॉप हो गया, लॉजिकल बात है। लेकिन एक महिला थी रेखा झुनझुनवाला, उसने ये सब होने से पहले ही अपने करोड़ों के शेयर बेच दिए। तो न्यूज़ चैनल वाले सब एलिगेशन लगाते हैं कि इसको पहले से पता हो गया था कि सरकार ऐसा करने वाली है, ये तो इनसाइडर ट्रेडिंग है वगैरह वगैरह। आगे बढ़ते हैं। सब्सिडी में ये रेशन कार्ड का मिसयूज़ हो रहा है, लेकिन वो रेशन कार्ड मतलब गरीब और वो सब पिलर 6 में अभी मैं आगे आपको पढ़ाता हूँ। अभी हम चलते हैं 2D, डेफिसिट डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या है कि एलआईसी के 100% मालिकी सरकार के पास है, उसमें से 5% जनता को बेच दे, 95 खुद के पास रखे, जितना पैसा है वो है डिसइन्वेस्टमेंट। तो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? एयर इंडिया की सारी मालिकी सरकार के पास थी और सारे शेयर्स उन्होंने बेच दिए, खुद के पास कुछ भी नहीं रखा, तो वो हुआ प्राइवेटाइजेशन। उसी तरह एक सरकारी बैंक है आईडीबीआई, उसको भी सरकार ऐसे बेचना चाहती है। अभी आज का बेचना चाहती है ऐसा नहीं, 2018 से सब चल ही रहा है। पहले इनको कोई बकरा नहीं मिला तो एलआईसी को बेच दिया, फिर एलआईसी का मुझे भी आगे बेचना है, तो ये बेचीदार हम रोज कुछ ना कुछ चलते रहता है। हम इसे अभी नहीं पढ़ेंगे। इसका कारण है 2026 का बजट आएगा फरवरी में, तो डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पे फिर से वो लोग इसकी बात करेंगे, तब फाइनल चीज़ देख लेंगे। आगे बढ़ो। अपनी एग्जाम प्रीलिम एग्जाम कल सुबह नहीं है, मई महीने में, उसके पहले बजट आने दो फरवरी में। तो डिसइन्वेस्टमेंट के कुछ भी टॉपिक डेटा है तो लोड नहीं लेना है, क्योंकि फाइनल डेटा हमने फरवरी में देखना है। थर्ड पिलर इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए ये जो इंटरनेशनल ट्रेड 3 है उसमें 3 हिस्से में करता हूँ। 3A इंपोर्ट एक्सपोर्ट एफडीआई, 3B करेंसी एक्सचेंज और 3C WTO IMF इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह। अब इसमें बड़ा मुद्दा क्या चला है कि ट्रंप ने भारत पे पहले बोला 25% टैक्स लगाऊं, लेकिन तुम रशिया से ऑयल खरीदते हो तो और पेनल्टी चढ़ाऊंगा। ये बॉल बाय बॉल कॉमेडी चल रही है। इसमें भी आप जानते हैं अभी सितंबर अक्टूबर नवंबर कुछ ना कुछ नया होते रहेगा, तो अभी हम इसको नहीं देखेंगे। जनवरी फरवरी आने दो, उसके बाद जो फाइनल चीज़ बनती है। प्रीलिम एग्जाम कल सुबह नहीं है। मित्रों, मान लीजिए डॉलर सस्ता हो जाए कि ये $1 का पहले भाव मान लीजिए हो 100 रुपीज़ और उसकी जगह सस्ता होके हो जाए 50 रुपीज़। तो डॉलर सस्ता होने पर गोल्ड के भाव पर क्या असर होगा? गोल्ड सस्ता होगा या गोल्ड महंगा होगा? इस पे कोटक रिसर्च ने एक इंटरेस्टिंग प्रिडिक्शन किया है कि अगर डॉलर सस्ता होगा तो गोल्ड महंगा होगा और लगभग $3,000 की जगह सीधा $7,000 पहुंच जाएगा। एक एक आउंस की मैं बात कर रहा हूं, एक आउंस में करीब 28 ग्राम्स होते हैं। देखिए डॉलर वीक हो गया जैसा हम बोलते हैं, या मैं ज़्यादा आसान शब्दों में कहूँ डॉलर सस्ता हो गया, कैसा बोलेंगे हम कि पहले $1 खरीदने के लिए 88 रुपये चाहिए हो और बाद में डॉलर सस्ता हो जाए, वीक हो जाए कि $1 खरीदने के लिए केवल 50 रुपीज़ चाहिए हो। तो अगर डॉलर सस्ता होगा तो गोल्ड के भाव पे क्या असर होगा? कोटक सिक्योरिटी ने अपने आर्टिकल में लिखा कि देखो एक आउंस में होता है 28 ग्राम्स, तो अभी करीब $3,400 का भाव चल रहा है, और अगर मतलब गोल्ड का भाव चल रहा है, और अगर डॉलर ऐसा सस्ता हो गया तो गोल्ड महंगा हो जाएगा, $7,000 पर आउंस भाव बढ़ सकता है 2030 तक, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। अब आपको यहाँ सवाल होना चाहिए कि भाई अगर डॉलर सस्ता होगा तो हम दुबई से या कहीं से गोल्ड मंगवाते हैं डॉलर में पेमेंट करके, तो वो भी तो सस्ता हो जाएगा ना। तो सस्ता होना चाहिए गोल्ड भी अगर डॉलर सस्ता हो रहा है कि नहीं? आप सोचिए,
4, 3, 2, 1। तो ये उल्टा क्यों बोल रहा है, समझते हैं। देखिए, पब्लिक अपना पैसा अलग अलग जगह शेयर, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बिटकॉइन, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट सब में लगाती है। गोल्ड की तरफ कब झुकती है? दो बड़े कारण हो सकते हैं। मान लीजिए महंगाई बहुत बढ़ गई 7%, और बैंक वाले आपको डिपॉजिट पे केवल 6% ब्याज दे रहे हैं, और आपको लगे ये गोल्ड में 15% प्रॉफिट है, तो फिर आप अपना पैसा शिफ्ट करेंगे गोल्ड की तरफ, पहली बात। तो यानी कि महंगाई एक बड़ा क्राइटेरिया रहता है गोल्ड परचेज में। दूसरा, शेयर मार्केट अगर अचानक से गिर जाए, मान लीजिए शेयर मार्केट 11% रिटर्न दे रहा था, लेकिन ये सब ट्रम्प टैरिफ वॉर के चल के गिर के वो 6-7 हो जाए, ऐसा आपको डर लगता है। तो फिर भले गोल्ड आपको 8% भी दे रहा हो, लेकिन आप सोचेंगे कि ये सेफ है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि शेयर मार्केट की गिरावट के दौरान इन्वेस्टर सेफ एसेट्स की तरफ भागते हैं, तो भी गोल्ड ज़्यादा खरीदते हैं। अब ये जो बात थी, अगर डॉलर वीक होगा, तो अब अमेरिकन कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि वो सारा माल अपना अभी मंगवाता है चीन से, भारत से, उसका आईफोन से लेके सब कुछ हम ही बना रहे हैं। तो अगर डॉलर वीक हो जाएगा, तो बाहर से आयात करना एक अमेरिकन व्यक्ति के लिए पहले से महंगा हो जाएगा। देयर विल बी अ प्रॉब्लम ऑफ इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। और मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब भी महंगाई बढ़ती है, तो पब्लिक गोल्ड ज़्यादा खरीदती है इन्फ्लेशन प्रूफ रिटर्न्स के लिए। तो इन्फ्लेशन प्रूफ रिटर्न के लिए ये होगा कि गोल्ड की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसलिए डॉलर सस्ता होगा, पैरेलली गोल्ड की डिमांड बढ़ी तो गोल्ड महंगा हो जाएगा। आप कहें पर अमेरिका वाले अकेले थोड़ी खरीदते हैं, भारत और चीन की पब्लिक भी गोल्ड खरीदती है, यू आर राइट। लेकिन एशियन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि अगर डॉलर वीक होगा, तो उसके चलते अमेरिकन लोगों के लिए भारत चीन से सामान मंगवाना और महंगा हो जाएगा। एक तो पहले से टैरिफ वॉर भी है, तो पहले ही महंगा हो गया है। तो अमेरिकन पब्लिक इंडिया का, चीन का सामान कम खरीदेगी, तो एशियन एक्सपोर्ट्स विल बी डाउन। इसका मतलब कि एशिया की जो कंपनियां, इनका प्रॉफिट कम रहेगा, तो एशिया का शेयर बाजार भी डाउन जाएगा। तो फिर एशिया के जो शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट वाले हैं, तो मैंने आपको बताया जब भी शेयर बाजार डाउन जाएगा तो पब्लिक गोल्ड की तरफ भागती है। तो ये भी एक कारण रहेगा कि पब्लिक गोल्ड ज़्यादा खरीदेगी। तो ये दोनों कारण से अमेरिकन द्वारा भी, एशियन द्वारा भी गोल्ड की डिमांड बहुत बढ़ जाने वाली है, और उसके चलते गोल्ड बहुत महंगा होगा। ऐसा इसका स्पेकुलेशन है कोटक सिक्योरिटी का। अभी अगले साल इकोनॉमिक सर्वे आने दो, फिर उसको और डिटेल में हम समझेंगे, अगर वो इस पर चर्चा करता है। एफडीआई में कुछ नई चर्चा हुई, वीडियो पॉज करके सॉल्व करें। 3, 2, 1। देखिए, ई कॉमर्स कंपनियों के दो प्रकार होते हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट क्या करते हैं, दूसरे लोगों को अपना प्रोडक्ट लिस्ट करने देते हैं, तो उसे हम कहते हैं मार्केट प्लेस। तो इसमें तो सरकार ने 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ किया है। लेकिन एक दुकान है प्राइम एबीजीबी, कंप्यूटर हार्डवेयर का धंधा करते हैं, मुंबई में उसका शोरूम है। वो अपने शोरूम और गोदाम से ही अपना माल ऑनलाइन वेबसाइट बना दिया कि पूरे भारत में आप कहीं से भी मंगवा लो। तो उसे हम कहते हैं इन्वेंटरी मॉडल। इन्वेंटरी मॉडल में फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोहिबिटेड है, क्योंकि सरकार को शायद डर है कि इसमें ब्लैक का पैसा वाइट करना, टेरर फाइनेंस, ये सब हो सकता है। तो अभी क्योंकि ट्रम्प का टैरिफ वॉर है, तो हमें हमारे एक्सपोर्ट बाकी देशों में बढ़ाने होंगे। तो उसके लिए ऐसे एक एक दुकान वाले की भी जो वेबसाइट है वो पूरी दुनिया में सब लोग यूज़ कर सके, ऐसा सब करना चाहिए। तो इन्वेंटरी मॉडल जहाँ पर अभी 0% फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड, उसकी जगह 100 कर दो। ऐसी सब मार्क के साथ द हिंदू ने आर्टिकल लिखा, तो मैंने आपको एक लाइन में थियरी बता दी। तो जो अपना प्रश्न था कि 100% एफडीआई किस में अलाउड है, इन्वेंटरी वाले में तो नहीं है, मार्केट प्लेस में अलाउड है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह में। सो द आंसर इज बी, ओनली 2 करेक्ट। उसके बाद कॉटन इंपोर्ट ड्यूटी की बॉल बाय बॉल कमेंट्री चली। वो बात ऐसी है कि अगर हम इजिप्ट से कॉटन इंपोर्ट करें तो भारत सरकार उस पर 11% टैक्स लगाती थी। लेकिन 2021 तक पहुंचे तो पता चला भारत के खुद के किसान इतना कपास नहीं उगा रहे हैं, इसके चलते शॉर्टेज है भारत में कॉटन की। तो कपड़ा मिल मालिकों ने सब रिक्वेस्ट की, तो सरकार ने कहा हाँ ठीक है, बाहर से तुम मंगवाओ कॉटन, हम इस पर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। इंपोर्ट ड्यूटी सस्पेंड हुई। फिर 2025 तक आए तो भारत के किसान का प्रेशर बढ़ा लॉबी का कि नहीं, हमारे माल कोई नहीं खरीद रहा है, तो इजिप्ट का सस्ता कॉटन खरीद रहे हैं। तो सरकार ने बोला इसको रिज्यूम करेंगे। फिर वापस किए, अमेरिका के साथ ट्रेड डील का अग्रीमेंट चल रहा है, नेगोशिएशन चल रहा है, और हम बहुत सारा कॉटन अमेरिका से भी मंगवाते हैं। तो अभी हम ये टैक्स वापस लगा देंगे 11, तो ट्रंप वापस नाराज होकर डील नहीं करेगा। तो सरकार ने कहा कि नहीं, अभी नहीं करेंगे, बाद में, सितंबर के बाद में देखें। तो डबल डोल की टाइप का रोज चलते रहता है। फाइनल आउटकम आएगा तो देखें। फिर भी मुझे नहीं लगता इसका सीधा कोई जनरल नॉलेज बनता है जो यूपीएससी प्रीलिम या कोई भी प्रीलिम्स में पूछा जाए। क्योंकि समझो ऐसा एक एक चीज़ पे टैक्स कितना लगता है, कम होता है,
ये तो डायनामिकली चेंजिंग इन्फॉर्मेशन है ना, आज एक कह दो है तो आंसर की गलत हो जाएगी। इस कारण से यूजुअली स्मार्ट एग्जामिनर ऐसे प्रश्न पूछते नहीं, जहाँ उसको डर है कि बाद में डेटा चेंज हो सकता है। आप कहे तो फिर तुम पढ़ा क्यों रहे हो? मैं पढ़ा इसलिए रहा हूँ कि जो इंडियन एक्सप्रेस वाले हैं ऐसी-ऐसी चीज़ों के आधा-आधा पेज भर के जो देते हैं कंटेंट, तो दिमाग खराब नहीं करना उसमें। मैंने इसलिए पढ़ा था कि आपको शक नहीं रहे कि मैं कामचोर आदमी नहीं हूँ इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, या मुझे आता नहीं है इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं पढ़ा हूँ कि ये काम की चीज़ें नहीं है। आगे, उसके बाद सब पाकिस्तान का एक था टाइगर जेम्स बॉन्ड टाइप की बहुत सारी न्यूज़ चली कि उसके फाइनेंस सेक्रेटरी को रिमूव करो। उसका एक बलूचिस्तान में रोकोदिक माइन है जहाँ पर कॉपर माइनिंग हो रहा है, कनाडा ने पैसे दिए फिर भी पैसे कम पड़े तो अमेरिका से लोन ले रहा है, वगैरह वगैरह। आगे बढ़ो। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट डन, करेंसी एक्सचेंज में वो तो पूरे साल का डेटा अगले साल इकोनॉमिक सर्वे में देखेंगे। WTO IMF इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग हुआ, पर वो सब समझिए उसके आउटकम और उसका अच्छा बुरा सब सितंबर अभी और चलता रहेगा। तो अक्टूबर में मैं जब सितंबर के करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा तब आपको पढ़ाऊंगा, अभी तो हम लोग अगस्त महीने के करंट अफेयर्स देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट इज पिलर 4A, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, ये सब देखना है। मित्रों, अगर आप ये वीडियो में अभी तक बने हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप एक सीरियस एस्पायरेंट है, क्योंकि ज़्यादातर पब्लिक 2 3 5 मिनट के बाद भाग जाती है। किसी वीडियो को कोई 2 घंटे देख रहा है तो सामने टीचर या बनाने वाला भी उसको कितना एंटरटेनिंग कर सकता है कि ये कुछ उसमें डाला, ये जोक डाला, वो मुश्किल रहता है। लेकिन फिर भी आप यहाँ तक पहुँचे हैं, इट मीन्स यू आर सीरियस, तो जीवन में कुछ सफलता मिल सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं बता रहा था पिलर 4 एग्रीकल्चर। एक तो सिंपल क्वेश्चन आप पहले ट्राई करें, 4 3 2 1। देखिए ये टर्मरिक, स्पाइसिस, टी, कॉफ़ी, टोबैको, एग्रीकल्चर की एक एक्सपोर्ट की APEDA संस्था, ये सब कुछ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के हाथ में नहीं आता, ये सब कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्ट्री देखती है। तो इन लोगों ने 2025 में नया उद्घाटन किया नेशनल टर्मेरिक बोर्ड, और वो तेलंगाना के निज़ामाबाद में बनाया है। तो इसे मैं कहूँ ये एक ईयरबुक टाइप का क्वेश्चन है, मतलब मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन का पूछा। नॉर्मली अगर 100 सवाल UPSC पूछती है तो इसमें 1-2 सवाल ऐसे आते हैं। खैर, तो जवाब क्या है इसका? कॉमर्स मिनिस्ट्री के नीचे पड़ता है, करेक्ट है। पटना बिहार में लॉन्च हुआ, गलत है। तो जवाब है ये ओनली 1। तो जिन्होंने ये अभी अटेम्प्ट किया और तुक्के मारे तो तुक्के मत मारो, ये फैक्चुअल चीज़ होती है, नहीं पता है तो उसमें नहीं जाना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग में कट जाता है सब। अब इसके बाद सब एक एक लाइन का जनरल नॉलेज है कि मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे भारत का सबसे पहला कमर्शियल सेमीकंडक्टर चिप तो गुजरात के साणंद के CG सेमी प्लांट में से लॉन्च होगा। इसके अलावा उड़ीसा, पंजाब, आंध्र वगैरह में भी ऐसे प्लांट बन रहे हैं। बहुत सारे जो बिजनेस के साथ जुड़े कानून हैं, फैक्ट्री एक्ट, लेबर एक्ट, अप्रेंटिस एक्ट, उसमें ये होता है छोटे छोटे गुनाहों पे, गलतियों पे इंडस्ट्रियलिस्ट को जेल में फिट कर देंगे। ऐसे ओरिजिनली जो भी अंग्रेजों के ज़माने से कानून चल रहे होंगे। तो धीरे धीरे सरकार ये कर रही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंसेस, कि अगर छोटी मोटी आपसे गलती होगी, मान लीजिए फैक्ट्री एक्ट में ऐसा लिखा है कि आपने ठंडे पानी की व्यवस्था करनी होगी और मान लो वहाँ पर नहीं है, तो क्या जेल में बंद कर देंगे? नहीं, आप जुर्माना भरें और आपको छोड़ दिया जाएगा। तो ये सब के लिए ऐसा एक नहीं, ऐसे 25 कानून होंगे फैक्ट्री लेबर लॉ के, उसमें सुधार एक साथ किए जाएँ तो उसे क्या कहते हैं? जन विश्वास। ऐसा 1.0 पहले बनाया था कानून, अभी 2.0 बन रहा है। हालाँकि उसके एक-एक प्रोविज़न में हम जा नहीं रहे क्योंकि MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बेनिफिशियल मुझे लगता नहीं। आगे, नाइट टाइम इकोनॉमी, मतलब शाम के 6 बजे से लेके अगली सुबह 6 बजे तक जो इकोनॉमी चले। इसमें ज़्यादातर क्या होगा? सर्विस सेक्टर, होटल, एंटरटेनमेंट, कॉन्सर्ट्स, कॉल सेंटर, ये सब। तो हैदराबाद में इसका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और उसके लेकिन साथ ही साथ ऐसे रात में जो काम करने निकले, वीमेन सेफ्टी, फिर अलग अलग दुकानों के परमिट, ट्रांसपोर्ट की सुविधा, ये सब पे काम करेंगे, ऐसा सब हैदराबाद के अंदर किया जा रहा है। भारत सरकार ने 2 नए इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का अमित शाह देखेंगे, सोशल सेक्टर का राजनाथ सिंह देखेंगे। खैर, इनका जब रिपोर्ट आएगा तो डिटेल में देखेंगे, अभी तो एक लाइन में आप याद रखें। मित्रों, पूरे साल का कितना GDP था या रहेगा वो अगले साल इकोनॉमिक सर्वे आएगा तब हम देखेंगे। क्वार्टरली मतलब 3-3 महीने के डेटे में हम जाएंगे नहीं, भले उसकी कितनी ही न्यूज़ हेडलाइन बने, क्योंकि ऐसा पूछने का रिवाज नहीं और वो करने बैठे हम लंबे हो जाते हैं। आगे दूसरे देशों की बात करें तो वियतनाम ने कहा कि 2045 में हमारे 100 साल कंप्लीट होंगे तो हमें साउथ कोरिया, जापान जैसा टाइगर इकोनॉमी बनना है, रिच नेशन बन जाना है, वेरी हाई ग्रॉस नेशनल इनकम बनानी है।
ये चल रहा है। अब इसको देख के हम इसकी थियरी तैयार करने बैठे तो मैंने आपको बताया वो इनएफिशिएंट तरीका है, पहले से पता होना चाहिए कि अलग अलग देशों के इनकम की वर्ल्ड बैंक की क्या डेफिनेशन है वगैरह। आगे जीडीपी के बाद महंगाई, इन्फ्लेशन। भारत में शटल कॉक के प्राइस बढ़ गए कि पहले 1200 का सेट आता था, वो बढ़ के 3000 का हो गया। उसका कारण कि चीन के लोगों ने बतख खाना कम कर दिया, सुअर ज़्यादा खाते हैं, तो रॉ मटेरियल कम मिल रहा है। इसमें जीवन बोध क्या है, आप देखिए निबंध में, इंटरव्यू में आप समझिए इकोनॉमी कितनी इंटरकनेक्टेड है। कि एक शटल कॉक के लिए चीन में क्या चल रहा है तो भारत पे असर हो रहा है, उसी प्रकार से इंटरकनेक्शन देशों के बीच। दूसरा, इकोनॉमी के 3 सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर। तो जब हम बतख पालन या पशुपालन तो वो एग्रीकल्चर एलाइड इंडस्ट्री है, तो प्राइमरी सेक्टर। लेकिन उसके चलते शटल कॉक मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे भी असर हो रहा है। तो ये सब ऐसी बात है, वो निबंध में क्या पूछा है फिलोसॉफिकल, उसमें आप सब जोड़ सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आप यही सोच रहे हैं ना कि भाई चाय पीनी है तो बड़े कप में पियो, ये क्या छोटा कप लिया है। असल में डायबिटीज की एक दवाई है ओजेम्पिक। फिल्म सेलिब्रिटीज अपना वजन कम करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। ये ओजेम्पिक दवाई खाने के बाद आपकी भूख कम हो जाती है। अब इसके चलते न्यूयॉर्क के रेस्टोरेंट में एक नई समस्या आ रही है कि वो जो भी नॉर्मल प्लेट्स बेचते थे उसकी जगह ग्राहक जिद करते हैं, नहीं हमको तो छोटा वाला मील चाहिए, हम ओजेम्पिक पे हैं, हमसे नहीं खाया जाएगा। अब मुझे लगता है इसमें न्यूयॉर्क रेस्टोरेंट्स की मौज हो गई कि वो मिनी मील्स अलग से बेच रहे हैं, मिनी बर्गर, मिनी पिज़्ज़ा वगैरह। अब भले उन्होंने पोर्शन साइज आधी कर दी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता उन्होंने भाव आधा किया होगा कि ये $50 का हो तो ये 25 में नहीं बेचते होंगे, इसको 40 में ही बेचते होंगे। तो ये ओजेम्पिक दवाई के चलते अमेरिका की पब्लिक को भूख कम लगती है, तो मिनी बर्गर वगैरह ज़्यादा चल रहा है। तो ऐसा जनरल नॉलेज हमारे लिए काम का नहीं। हमारे लिए काम का क्या है, ये ओजेम्पिक, मोंजारो, ये सब क्या है, GLP-1 कैटेगरी की दवाई है और ये टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए उपयोगी है। तो ये साइंस टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है रादर देन इकोनॉमी। पिलर 5, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में यूरोपियन यूनियन ने कहा देखो क्लीन एनर्जी को 2 हिस्सों में हम बांटेंगे। रिन्यूएबल फ्यूल ऑफ नॉन बायोलॉजिकल ओरिजिन, उसमें सोलर, विंड, ग्रीन हाइड्रोजन आएगा, और ये बायोफ्यूल, बायोगैस, ये सब बायोलॉजिकल ओरिजिन में आएगा। फिर माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, नीति आयोग की एक योजना है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, मतलब जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एक्स्ट्रा पैसा नहीं देंगे, पर एग्जिस्टिंग योजनाओं को ज़्यादा अच्छे से लागू कराओ, ऐसा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है। अब सामने ये जो माइंस मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट है, उसमें ये लिखा है कि मान लीजिए टाटा स्टील उड़ीसा में किसी ज़िले में माइनिंग कर रही है, तो उस ज़िले के डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन को टाटा कंपनी ने कुछ पैसा देना होगा। तो बस माइंस मिनिस्ट्री ने, खनन मंत्रालय ने ये कहा कि देखो कुछ तो ऐसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट होंगे ना कि जहाँ पर माइनिंग भी चल रही होगी, तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन भी होगा। तो बस ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर योजना करते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन प्रोग्राम। अब वो ऐसा है कि इधर का पैसा ये योजना के लिए उसमें ढंग से लगा वगैरह, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या योजना पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इसमें जोरदार चीज़ है नहीं। मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा PIB पे। ये मुझे लगता है आधी रात को मंत्री जी को सपना आया कि कल सुबह कुछ नया PR हो जाए, अपना छा जाए, ऐसा योजना चलाओ। तो IAS ने भी आधी रात में आधा सोते सोते ये कर देते हैं। तो जुमले से ज़्यादा मुझे तो कुछ लगा नहीं, पर खैर हमें एग्ज़ाम पास करनी है तो हम क्या करेंगे, इसको रट लेंगे। 2015 में पेरिस समिट हुई क्लाइमेट चेंज के लिए। तो ये जो कार्बन ट्रेडिंग होता है, कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म क्या है कि एक उद्योग ज़्यादा प्रदूषण कर रहा है तो उस पर कोटा लगेगा, और वो कोटा के हिसाब से तुमने इससे ज़्यादा प्रदूषण किया तो सामने सोलर विंड कंपनी से इतने कार्बन क्रेडिट खरीदो, सर्टिफिकेट, ये सब उसमें चलता है। वो एनवायरनमेंट के कोर्स में आप देखना। तो जो पेरिस डील है उसका आर्टिकल 6, उसमें ये लिखा है कि हर एक देश ने एक नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी फॉर कार्बन मार्केट बनानी होगी। तो 2025 में भारत सरकार ने बनाया। कॉम्पोजिशन याद रखना है कि एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का जो सेक्रेटरी मतलब IAS होगा वो इसका बॉस है, और 21 सदस्यों की ये समिति है। भारत सरकार गरीबों को LPG सिलेंडर पे सब्सिडी देती है, और अब से सरकारी गैस कंपनियों को भी सब्सिडी देगी। वो मामला ऐसा है कि भारत में LPG का भाव क्या होगा वो ऐसे तय होता है कि सऊदी में क्या भाव चल रहा है। तो मान लीजिए सऊदी में प्रति टन $385 से बढ़ के हो जाए 629, तो उसी प्रपोर्शन में भारत में एक एक सिलेंडर का भाव, 14 किलो के सिलेंडर का भाव दिल्ली में 803 रुपये से बढ़ के 1028 हो जाना चाहिए। लेकिन भारत सरकार कहेगी सरकारी ऑयल कंपनियों को कि तुम इतना ज़्यादा मत करो, तुम इसको 900 में ही बेचो। तो उस कंपनी का मेरा लॉस चला है 100 रुपये का, तो ऐसा लॉस बहुत बढ़ गया था। तो भारत सरकार ने कहा कि उन सभी
सरकारी कंपनियों को हम कुल मिलाकर 30,000 करोड़ की एलपीजी सब्सिडी देंगे। तो दोनों साइड सब्सिडी होगी, गरीब को भी मिलेगा और कंपनियों को भी मिलेगा। नेक्स्ट, गरीब को इसलिए मिलेगा, समझो कि 900 रुपये का सिलेंडर है तो भी वो खरीद नहीं पाएगा, सरकार उसको 200 रुपये सब्सिडी देती होगी। मित्रों, ये गाड़ियों के अंदर इथेनॉल भरेंगे, पेट्रोल में 10% नहीं 20% मिला के भरेंगे। लेकिन ये Hyundai वगैरह की 2013 से 19 की गाड़ियों का आप सेफ्टी मैनुअल पढ़ें तो पता चले कि उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि 10% से ज़्यादा इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल आप यूज़ ना करें, वो गाड़ी के इंजन पाइप्स वगैरह के लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन सरकार ये जो दे दनादन थोप रही है, इस पर काफ़ी बवाल चलता है, अखबारों में भी और ख़ासकर ट्विटर पे बहुत उसका बवाल चल रहा है। इसमें से मैंने जीवन बोध ये लिया, टीचर हैं, पॉलिटिशियन हैं, तो पीआर एजेंसी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि पीआर एजेंसी द्वारा आप जितना खुद को बड़ा चढ़ाने की कोशिश करते हैं तो ट्विटर पे सबसे ज़्यादा आपके ऊपर ही मछली धोई जाती है। मित्रों, ये सब इथेनॉल ब्लेंडिंग का सब बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री चलता है, फाइनल आएगा तब देखेंगे। आगे बढ़ो। भारत में बनी इलेक्ट्रिक व्हीकल कार और जो यूरोप में पहली बार एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो ऐसा गुजरात के हासलपुर में सुजुकी फैक्ट्री की ये वितारा नाम की जो मॉडल है, और मोदी जी ने खुद उसका उद्घाटन किया है। आईएएस में ये कम काम का है, लेकिन बाकी परीक्षाओं के ऐसा जनरल नॉलेज भी पूछते हैं, तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब सरकार के पास 50 करोड़ है, अदानी के पास 50 करोड़ है, तो मिलके एक नया एयरपोर्ट बनाते हैं और उसे अदानी चलाएगा, उसमें सब पार्किंग फीस लेगा वगैरह, वो सब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। नॉर्मली हाईवे, शिपिंग पोर्ट, एयरपोर्ट में ये चलता था। स्पेस सेक्टर में, अंतरिक्ष में पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत की एक सरकारी संस्था इनस्पेस और एक प्राइवेट कंपनी है पिक्सेल स्पेस, ये दोनों मिलकर ऐसा करने वाले 12 सैटेलाइट छोड़ेंगे। तो ये सबसे पहला ऐसा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल बन रहा है। छठा पिलर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो सबसे पहले तो आपको ह्यूमंस की जनगणना करनी होगी। सेंसस आखिरी बार कब हुआ था? 2011 में। तो 10-10 साल के हिसाब से 21 में होना चाहिए, नहीं हो पाया कोरोना के चलते, अब बोला 27 में करेंगे। तो इसमें जो गांव और शहर की व्याख्या है, सरकार ने बोला उसको हम चेंज नहीं करेंगे। देखिए शहर की क्या व्याख्या है सेंसस 2011 के हिसाब से, कि वहाँ पर अगर अर्बन लोकल बॉडीज़, नगर पालिका, नगर निगम ये सब है तो उसको शहर कहेंगे, ऐसे हम कहेंगे स्टैच्यूटरी टाउन्स है। अब मान लीजिए ओएनजीसी का कोई टाउनशिप है, मतलब वहाँ कोई शहर भी नहीं था, गांव भी नहीं था, लेकिन वहाँ पर उन्होंने एक अपना ऑयल गैस का कोई फैक्ट्री या माइन लगाया, आगे पीछे सब बहुत सारे सरकारी क्वार्टर बनाए, वहाँ पर उनके ऑफिसर और स्टाफ रहता है, तो वहाँ नगर पालिका नहीं होगी। लेकिन ये गांव भी नहीं तो क्या ये शहर है? तो उसकी डेफिनेशन ये है कि चलो नगर पालिका नहीं है, लेकिन क्या वहाँ पर कम से कम 5,000 लोग रहते हैं और उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी 1 स्क्वायर किलोमीटर में कम से कम 400 लोग रहते हैं, और क्या उसमें 75% पुरुष नॉन एग्रीकल्चर खेती बाड़ी के अलावा वाला काम कर रहे हैं। तो ये जो भी 3-4 शर्तों का अगर पालन हो, तो भले वहाँ पर अर्बन लोकल बॉडी नगर पालिका नहीं हो, फिर भी हम उसको शहर में गिनेंगे और उसे हम कहेंगे सेंसस टाउन। तो जो भी मतलब इसमें से एक ऐसा है 4,000 है और दूसरा ऐसा है 3,000, कुल मिलाकर ऐसे 7,000 नगर भारत में है 2011 के अंदर। अब तो और बड़े होंगे, तो 2027 का वो डेटा आएगा तो देखेंगे। पर डेफिनेशन ये याद रखनी है क्योंकि सेम डेफिनेशन कंटिन्यू रखा है। डेमोग्राफी में चेंजेस क्या आ रहा है? लगभग चीन देखो, जापान, साउथ कोरिया, बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ रही है, नौजवान लोग शादी नहीं कर रहे, बच्चे नहीं पैदा कर रहे। तो इसके चलते एक तो इन्होंने रिटायरमेंट एज बढ़ा दी थी कि 60 नहीं 63 पे रिटायर होंगे, तब तक नौकरी करना पड़ेगा, तभी आपका पेंशन चालू होगा। तो चीन ने ये तो ऑलरेडी कर दिया था। नया ये हुआ कि उनको अब नए बच्चे पैदा करवाने हैं, तो इसलिए सरकार ने अब एक लॉलीपॉप दिया, चीन सरकार ने, कि 3 साल से तक के जो बच्चे हैं उसके पालन पोषण के लिए वो कपल को चाइल्ड केयर सब्सिडी मिलेगी 44,000 रुपीज़। इसका समझो जनरल नॉलेज एमसीक्यू कुछ नहीं बनता, ये मेंस के लिए सोचने के विषय हैं कि ऐसी भी नौबत आ रही है कि यही चीन है। एक ज़माने में आप याद करें, इसका वन चाइल्ड पॉलिसी था, एक से ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकते वरना आपको टैक्स ज़्यादा भरना पड़े और जुर्माना लगे। अब ये उल्टा हो रहा है, नहीं तुम बच्चा पैदा करो, हम तुमको सब्सिडी देंगे। तो अलग अलग समय पे वैश्विक ये पूरा समाज जो है कैसे बदल रहा है, क्या नई चुनौतियाँ हैं, ये सब मेंस निबंध के मुद्दे हैं। अमेरिका में कैपिटलिज्म है। देखिए इकोनॉमिक सिस्टम 3 जात की होती है कि सरकार का उस पर कितना नियंत्रण है। तो चीन में, नॉर्थ कोरिया में ऐसा है, सब कुछ सरकार तय करती है, कोई प्राइवेट कंपनी अलाउ ना करे या अलाउ करे तो इस पर 25 जात के रेगुलेशन हो, तो वो सब है सोशलिज्म, कम्युनिज्म। उसके मुकाबले अमेरिका में कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, कि प्राइवेट सेक्टर को सब छूट है, तुमको जो बनाना है, जो भाव पे बेचना है, सरकार ज़्यादा कुछ बोलेगी नहीं। भारत मिक्स्ड इकोनॉमी है,
मतलब यहाँ पर आप समझिए ओएनजीसी जैसी सरकारी कंपनी भी है और अदानी जैसी प्राइवेट गैस कंपनी भी है, तो दोनों जात के हैं, तो मिक्स्ड हैं हम। अब ये जो कैपिटलिज्म है पूंजीवाद अमेरिका का, उसमें बात ये होती है कि सरकार कुछ भी कंपनियों को बोलेगी नहीं, तुम्हें जो प्रोडक्ट बनाना है, जो भाव पे बनाना है तुम करो। लेकिन फिर भी ये एक नया डेवलपमेंट हुआ कि ट्रंप ने अमेरिका की सब फार्मा कंपनियों को लेटर भेजा और खुली धमकी दी कि तुम लोग अपने दवाओं के भाव सस्ते करो वरना मैं ऑर्डर पास करूंगा और तुम्हारी खैर नहीं होगी। क्योंकि ट्रंप को किसी उसकी वोटर महिला ने भेजा था कि मेरे बच्चे को डायबिटीज़ है और ये दवा इतनी महंगी है, इंसुलिन इंजेक्शन हर महीने खरीदने पड़ते हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं घर का रेंट चुकाऊं या डायबिटीज इंसुलिन का इंजेक्शन खरीदूं। इतनी लूट मचा के रखी है ये फार्मा कंपनी वालों ने। ये भी समझिए प्रीलिम्स का मुद्दा नहीं, अब मेंस का मुद्दा सोचो कि अमेरिका जो ट्रेडिशनली एक कैपिटलिस्ट कंट्री था, पूंजीवाद में मानता था, कंपनियों पे सब छोड़ दो, उसको भी अब उसकी खामियां दिख रही हैं कि ट्रंप जैसा जो खुद बिजनेसमैन है उसको ये लेटर में धमकी भेजनी पड़े कि भाव कम करो। सो देर आर चैलेंजेस, तो ये सब भी मेंस में रिफ्लेक्ट करने की बात है। आगे बढ़ो। गरीबों को मुफ्त में अनाज मिलेगा, वो बात ऐसी है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में बना, वर्ष याद रखना है। इसमें ऐसा था कि गरीबों को 5 किलो अनाज 1 रुपये से 3 रुपये में मिलेगा, डिपेंड करता है जवार बाजरा गेहूँ चावल क्या खरीद रहा है। फिर आया कोरोना, कोरोना के बाद मोदी जी ने सब फ्री कर दिया, 5 किलो अनाज फ्री मिलेगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अब इसके लिए राशन कार्ड बनाना पड़ता है। समझो एक फैमिली का एक राशन कार्ड होगा और उसमें 3 लोग हैं, तो हम कहें 3 बेनिफिशियरी। तो भारत में कुल मिला के 19 करोड़ राशन कार्ड है और उस हिसाब से लाभार्थियों की संख्या 76 करोड़ है। लेकिन ये जो मुफ्त राशन है सबको नहीं मिलेगा। अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं 4 पहिया वाहन है, आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे भी करीब 1 करोड़ से ज़्यादा रेशन कार्ड बन चुके हैं, तो सरकार को ये सब ध्यान में आया और टाइट किया कि इन सबको हटाओ। अब इसके चलते एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ये हो गया कि कंपनी एक्ट के तहत एक होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओ। वो ऐसा कि ये सब गरीब किसान के पास मान लो 1-1 एकड़ जमीन है, तो वो ज़्यादा उस पर पैदावार और बड़े मशीन से बड़ा काम नहीं करें। तो ये कहें कि हम अपने 4 खेत जमा करके कंपनी बना देते हैं, उसको हम कहते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ताकि मिल के बड़ा काम कर सके। तो समझो ये सब लोग गरीब हैं, मालदार नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये कंपनी के डायरेक्टर बन जाएंगे क्योंकि इन्होंने अपना लैंड कंसोलिडेशन किया। अब इन्होंने जब एआई की मदद से भारत सरकार ने फ्लैग किया होगा कि 5 लाख कंपनी के डायरेक्टर हैं, इनका राशन कार्ड 5 किलो अनाज बंद करो, तो ये बेचारे गरीब लोग परेशान हो गए कि हम तो डायरेक्टर बने, हम तो पता नहीं था ये सब ऐसा होगा। तो हमें अब डायरेक्टर नहीं बनना, हमें ये कंपनी बंद करनी है क्योंकि हमको 5 किलो राशन कार्ड ज़्यादा ज़रूरी है। तो दीज आर अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ यूजिंग एआई। तो ये सब भी मेंस और निबंध का मुद्दा है। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, बहुत आसान है। 3, 2, 1। अब केरला ने खुद ही स्वघोषित किया है, सेल्फ डिक्लेयर, कि हम भारत के सबसे पहले फुल्ली डिजिटली लिटरेट स्टेट हैं, हमारे हर एक आदमी को कंप्यूटर चलाना आता है। द आंसर इज केरला। अब डिजिटल लिटरेसी की नाम लिया है तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने एक संचार मित्र योजना लॉन्च की है कि स्टूडेंट्स को वॉलंटियर बनाएंगे और वो सब सिखाएंगे को ये सब फ़ोन सेफ्टी, साइबर सिक्योरिटी वगैरह। मैंने एक हॉलीवुड की फिल्म देखी थी, माय कजिन विनी। उसमें ऐसा है कि जो हीरो है उसको 2 कौड़ी का कुछ एलएलबी का नहीं आता, पता नहीं कौन सी कॉलेज से पास हुआ, और फिर वो एक केस में उसका, ऑफकोर्स अब फिल्म है तो वो जीत ही जाएगा, पर वो कि वो कुछ से कुछ ज्ञान नहीं है कानून का। तो खैर अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि ये सब एलएलबी कॉलेजेस को रेगुलेट करते हैं, उन्होंने ये कहा कि अगले 3 साल तक कोई नया एलएलबी कॉलेज हम खोलने नहीं देंगे, क्योंकि जो अभी चल रहे हैं वही ढंग से नहीं चल रहे, उसका क्वालिटी कंट्रोल की ज़रूरत है। ये भी प्रीलिम्स का मुद्दा नहीं, मेंस में अब रिफ्लेक्ट करने का मुद्दा है। मेंस पेपर 2, रेगुलेटरी बॉडीज़, कि भाई तो ढंग से पहले से आपको देखना चाहिए ना, इतने सारे अलाउ क्यों किए कि अब आपको पता चला उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। और ये सिर्फ बार काउंसिल या एलएलबी का मामला नहीं है, एआईसीटी जो कि इंजीनियरिंग कोर्सेज सब देखता है, उसने भी बीच में ऐसा सब रूल्स बनाए थे, क्योंकि बहुत सारे इतने सारे मशरूम की तरह खुल गए इंजीनियरिंग कॉलेज, सीट्स खाली जा रहे थे वगैरह। तो बेटर मैन पावर प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड। इससे भी एक स्टेप आगे चल के कि जितने आईआईटी आईएम हर एक गली मोहल्ले खोपचे में खोले हैं, तो उसमें से कितने लोगों का प्लेसमेंट हो रहा है, और उस हिसाब से क्या ज़बरदस्ती का हर स्टेट और हर जगह एक आईआईटी आईएम खोलना ज़रूरी भी है कि नहीं। तो मैनी थिंग्स नीड टू बी, वो रिफ्लेक्ट करने की बात है। सीबीएसई ने ये कहा कि क्लास 9 में अब से होगा ओपन बुक असेसमेंट, मतलब एग्जाम में आपने बुक लेके जाओ और जो सवाल है बुक में से देख देख के आप उसका जवाब लिखो। तो ये भी मीन्स का निबंध का मुद्दा है कि क्या ऐसा होना चाहिए।
पॉजिटिव नेगेटिव बातें होंगी, क्या इससे बच्चे का प्रेशर कम होगा, रटने की ज़रूरत नहीं होगी वगैरह। टीचर के रूप में मुझे पूछे, मुझे लगता है कि ऑफकोर्स अब मैं तो टीचर हूँ, हमारे ज़माने में ये होता बीड़े मास्टर मोड में मैं आ जाऊँगा, तो मुझे तो ठीक नहीं लग रहा। इसका कारण ये है कि ये एकदम चिल रहेगा। फिर 10 में तो बोर्ड आ गया, 12 में बोर्ड आ गया, और आजकल तो कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेना, IITM तो एक बात, आपको आर्किटेक्ट कॉलेज में एडमिशन लेना उसका भी अलग एंट्रेंस देना पड़ता है, तो तब तो थोड़ी किताब लेके जाने देंगे, तो क्या करेगा। ये सब मतलब इतना सब सरल नहीं करना चाहिए इन माय ओपिनियन। या तो सब कुछ सरल कर दो, और नहीं तो फिर आप वो सारी एंट्रेंस एग्जाम बंद कर दो। आखिर में ट्राइबल मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया आदि कर्मयोगी इनिशिएटिव कि 2 मिलियन ट्राइबल चेंज लीडर्स, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, आशा वर्कर हैं, गांव के प्रभावी लोग हैं, उनको तालीम देंगे और वो फिर ये सब शेड्यूल ट्राइब के कल्याण के लिए उनको सब बताएंगे, उनकी मदद करेंगे, और आदि सेवा केंद्र बनाएंगे। तो ये जो भी बर्थ सर्टिफिकेट आदि निकालना है उसका अलग से ऑफिस जैसा कुछ खोलेंगे। तीसरा, शेड्यूल ट्राइब बच्चों के लिए हॉस्टल की सुविधा के साथ होते हैं एकलव्य स्कूल, तो उसमें और अच्छे से उनको पढ़ाएंगे, ऐसा तलाश इनिशिएटिव भी लिया जा रहा है। MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कम उपयोगी लगता है। इसका कारण आप समझिए, कोई भी योजना में अगर आदि शब्द आ जाए तो वो यूजुअली शेड्यूल ट्राइब की योजना होती है, और ये इतनी बहुत फेमस या बड़ी चीज़ नहीं है कि IAS में इसका कुछ पूछा जाए, क्योंकि इसके अलावा बड़ी वाली और योजनाएं हैं शेड्यूल ट्राइब के लिए। बहुत खींच के सेंस बने कि देखो तलाश ट्रिकी हो जाएगा ना, क्योंकि तलाश का आपको पूछे क्या है, तो सब लोग की लॉस्ट एंड फाउंड जैसा रेलवे में गुमशुदा सामान, गुमशुदा बच्चा का योजना होना चाहिए, तो ये अलग है। लेकिन क्या ऐसा पूछा भी जाएगा? अगर आप IAS के पुराने पेपर देखें तो ऐसी एक एक लाइन की छोटी छोटी योजनाओं का ऐसा माइक्रोस्कोपिक पूछने का लगभग रिवाज नहीं है, और पूछे तो भी समझो 100 में से ऐसा एक MCQ बने, और उस एक के वास्ते क्या बाकी 99, और उसमें भी समझो 40-50 जो आसान चीज़ें होंगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी की थियरी, क्या वो हम मिस कर दें? तो करंट अफेयर्स के PDF के नाम पे ऐसी एक एक लाइन की जो योजना और ऐप्स चलते हैं, उसका सब कवरेज आपको दिया, ये पोर्टल लॉन्च किया फराडीम का, उसका बहुत लोड नहीं लेना चाहिए। आपका कट ऑफ समझिए, कट ऑफ निकलेगा कहाँ से? हैवी लेफ्ट राइट से। मान लीजिए एक सवाल है, उसके 2 मार्क है, और UPSC में कितने, GS में 100 सवाल है तो 200 मार्क का पेपर है, कट ऑफ कितना होगा? जो भी 85-90 जी अनरिजर्व कैटेगरी का, तो उस हिसाब से आपको करेक्ट कितने क्वेश्चन चाहिए? 45 क्वेश्चन, 100 तो चाहिए नहीं। तो ऐसा एक एक लाइन का जो वन लाइनर है, उसकी जगह आप थियरी पे, कंटेम्पररी बड़े बड़े इशू पर, बड़ी चीज़ों पे ध्यान रखेंगे तो 45 के करीब ले जाने में मदद करती है, कंपेयर टू ऑल दिस थिंग्स। खैर, तो ये मैंने आपको कुछ क्विक ओवरव्यू दिया जो बड़ी कुछ काम की चीज़ें थी। इसका अलग से 1-1.5 घंटे का क्लासरूम भी है, वो फ्री में आप देख सकते हैं अनअकैडमी ऐप पे, और उधर से ही आप उसकी ये लेक्चर की पावर पॉइंट भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो सब है। और मैंने आपको बताया टीचर्स डे के अवसर पर 1 साल का हमारा सब्सक्रिप्शन यूजुअली 25,000 की फीस चलती है, उसकी जगह केवल 17,999, जिसमें सब कुछ मतलब इकोनॉमी, GS, CSET, प्रीलिम्स, मेंस, आंसर राइटिंग इंक्लूडेड, एवरीथिंग। और ये सबसे 80 से ज़्यादा टॉपर्स लास्ट सीजन में UPSC उन्होंने क्रैक भी किया है। और इसमें भी ये एडिशनल चीज़ें कि 2 साल या उससे ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं और फिर भी प्रीलिम्स आप क्लियर नहीं कर पाते, तो 1 साल आपको और एक्सटेंशन मिले क्रैश कोर्सेज में। शर्त है कि आपने नियमित रूप से सारे टेस्ट और क्लासेस हमारे देखे हों, और 2 साल या उससे ज़्यादा के सब्सक्रिप्शन में आप प्रीलिम पास करते हैं, और उसके बाद मेंस में आपको माहौल के लिए दिल्ली जाना है, तो वहाँ पर रहने खाने की सुविधा के साथ फ्री रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी है। ये सब कुछ आपको मिले यूजिंग द कोड monal.org। तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन 17,999, 2 साल और 3 साल के बाद, और 3 साल का जो है उसमें हमारी फीस बाकी के मुकाबले एकदम लोएस्ट है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इतने सारे एक्सपीरियंस अच्छे टीचर्स हैं। तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट भी इसका लाभ उठा सकते हैं। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.